क्वेश्चन नंबर 2 में उसने क्या बोला है कि y इज इक्वल टू एफ एक्स एंड y इज इक्वल टू जी एक्स आर टू कर्व्स, ठीक है, वेयर जी एक्स बराबर दिस। तो जी एक्स बराबर अगर इसने दे रखा है माइनस इन्फिनिटी से x एफ एक्स डी एक्स, तो डिफ्रेंशिएट कर देंगे तो जी डैश एक्स कितना आ जाएगा एफ एक्स। एक तो ये रखे रखा। नाउ टेंजेंट्स ड्रॉन एट पॉइंट्स विद इक्वल एब्सिसा टू बोथ द कर्व्स इंटरसेक्ट ऑन एक्स एक्सिस। अब ये इसने क्या प्रॉपर्टी दे रखा है कि ऐसे बनाया कि मान लिया एफ एक्स ये कर्व है, y इज इक्वल टू एफ एक्स, एंड जी एक्स मान लिया ये कर्व है, y इज इक्वल टू जी एक्स। तो हमने सेम एब्सिसा वाले मतलब सेम एक्स कोऑर्डिनेट वाले दो पॉइंट लिया। तो इसके ऊपर मान लिया पॉइंट जो लिया जाएगा वो आ जाएगा x कॉमा जी एक्स। इसके ऊपर जो पॉइंट है वो मान लिया q आ गया x कॉमा एफ एक्स। अब इस पे हमने टेंजेंट ड्रॉ किया, तो दोनों टेंजेंट कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है, इंटरसेक्ट ऑन एक्स एक्सिस, ठीक है। तो हम ऐसे कर सकते हैं, इस टेंजेंट का इक्वेशन लिखा तो वो आ जाएगा y माइनस वाई वन इज इक्वल टू स्लोप टाइम्स, मतलब y1 लिख लो और या g लिख लो, एक ही बात है, y बराबर जी एक्स के लिए इंटू एक्स माइनस एक्स वन, ठीक है। अब ये ऐसे कर लेते हैं कैपिटल Y कैपिटल X, क्योंकि स्मॉल x हमने यहाँ यूज़ कर रखा है। तो इसका x इंटरसेप्ट क्या हो गया, फॉर मान लिया ये पॉइंट A है, फॉर A कैपिटल Y को जीरो रखेंगे तो इसको जीरो रखने से x कितना आ जाएगा, x माइनस जी अपॉन जी डैश, ठीक है। तो सिमिलरली फॉर ए क्यू x बराबर x माइनस एफ अपॉन एफ डैश। अगर इसका टेंजेंट निकालेंगे तो बस g की जगह f आ जाएगा, बाकी सब कुछ एग्जैक्टली ऐसे ही रहेगा, ठीक है। अब उसने बोला कि अगर ये दोनों x एक्सिस पे इंटरसेक्ट कर रहा है तो दोनों के x इंटरसेप्ट सेम होने चाहिए। तो क्वेश्चन में क्या गिवन है कि दीज टू आर इक्वल, g अपॉन जी डैश बराबर x माइनस एफ अपॉन एफ डैश, ये दे रखा है। तो x और x हटा दिया, ये बेसिकली कितना आ जाएगा, डी जी अपॉन जी बराबर डी एफ अपॉन एफ, ये आ जाएगा, विच विल गिव यू एल एन जी इज इक्वल टू एल एन एफ प्लस सी, और जी एक्स इज इक्वल टू के टाइम्स एफ एक्स, ये आ गया, ठीक है। अब इसके आगे हम इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो यहाँ से जी डैश एक्स कितना आ जाएगा, बेसिकली के टाइम्स एफ डैश एक्स, और जी डैश एक्स इज बेसिकली एफ एक्स, तो के इंटू एफ डैश, तो डी एफ अपॉन एफ बराबर के एक्स, या एल एन एफ बराबर के एक्स प्लस सी, या एफ एक्स बराबर ई रेस्ट पर के एक्स प्लस सी को मतलब ऐसे लिख सकते हैं के वन टाइम्स ई रेस्ट पर के एक्स, ये हो गया। ठीक है। अब उसने क्या बोला है कि जो एफ एक्स है वो कहाँ से पास कर रहा है, 0,1 से, 0,1 था शायद, लेट्स सी, बिल्कुल। तो मतलब x बराबर 0 रखने पे f0 1 रख दिया, तो ये 1 हो गया, ये k1 हो गया, तो k1 1 आ गया, ठीक है। और gx किसके बराबर है, k टाइम्स fx, तो यहाँ से fx कितना आ गया, e रेस्ट पर kx, तो e रेस्ट पर kx, इसमें x बराबर 0 रखने पे, क्योंकि ये 0,1/4 से पास कर रहा है, y मतलब g0 कितना हो जाएगा 1/4, तो दिस विल बी 1/4 k ई रेस्ट पर 0 1, तो k बराबर कितना हो गया
1/4। तो फाइनली जो हमारे पास आंसर आया वो ये आया, एफ एक्स इज इक्व टू ई रेस्ट पर x/4 एंड जी एक्स इज इक्व टू 1/4 ई रेस्ट पर x/4। ये आंसर आया हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 का। ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर 3, let y is equals to fx and y is equals to gx are two particular solution of differential equation, solution of homogeneous differential equation dy by dx is equals to hx comma y upon kx comma y, where h and k are, चलो पूरे लिखे, एच एक्स कॉमा वाई एंड के एक्स कॉमा वाई आर homogeneous expression of the same degree. Now let a variable line passing through origin intersect y is equals to fx and y is equals to gx at a and b, then prove that tangents drawn to two curves at A and B are parallel। ये क्वेश्चन है। सबसे पहले उसने क्या बोला कि एफ एक्स और जी एक्स किसका सोल्यूशन है इस डिफरेंशियल इक्वेशन का, कि एच एक्स कॉमा वाई अपॉन के एक्स कॉमा वाई। अब दिस इज़ ए होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, और अगर ये होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है सेम डिग्री का, तो राइट हैंड साइड कैन बी कन्वर्टेड इनटू सम फंक्शन ऑफ वाई बाई एक्स। ये ठीक है, एज गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज होमोजीनियस इक्वेशन, तो वो ऐसे कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, अब उसने क्वेश्चन में क्या बोल रखा है कि मान लिया एफ एक्स ये फंक्शन है, y इज इक्व टू एफ एक्स ये है, एंड y इज इक्व टू जी एक्स ये है, दो फंक्शन है। ओरिजिन से हमने एक लाइन लिया, मान लिया y बराबर एम एक्स वेरिएबल लाइन, इसने इन दोनों को दो पॉइंट पे कट किया, a और b पे, इस लाइन ने। ठीक है, तो a और b पे जो टेंजेंट्स आएगा, ये ठीक है, टेंजेंट 2 एंड टेंजेंट 1 वो पैरेलल आएगा, ये हमें प्रूव करना है। ठीक है, क्वेश्चन वैसे काफ़ी सिंपल है, अगर हम एक बार समझ में आ जाए। दिखने में बड़ा डरावना सा लग रहा है, बट वैसे सिंपल है। हमने क्या किया, मान लिया ये पॉइंट है x1 कॉमा एफ x1, ठीक है, या चलो x1 कॉमा y1,
और ये वाला पॉइंट मान लिया x2 कॉमा y2। तो बिकॉज ये इस लाइन पे लाई कर रहा है इसलिए y1 विल बी mx1 एंड सिमिलरली y2 विल बी mx2। ये भी इसी लाइन पे लाई कर रहा है पॉइंट x2 y2, तो वो इस लाइन को भी सेटिस्फाई करेगा, पहली बात। ठीक है, अब देखो टेंजेंट 1 का स्लोप ऑफ टेंजेंट 1 विल बी dy/dx फॉर कर्व, इसको f बोला है, fx के लिए एट पॉइंट a। ठीक है, अब ये जो dy/dx है f और g दोनों इसके सोल्यूशन है, तो f और g के लिए dy/dx दोनों के लिए कैपिटल F ऑफ y/x हो जाएगा। सो दिस विल बी कैपिटल F ऑफ y/x इवेल्युएटेड एट a का मतलब क्या है x1 y1। सो दिस विल बी f ऑफ, अगर y की जगह y1 और x की जगह x1 रखा तो यह क्या, यहां से y1 अपॉन x1 कितना आ जाएगा, कैपिटल F इवेल्युएटेड एट m, मतलब y1 अपॉन x1 की जगह m रख दिया। सिमिट्री से स्लोप ऑफ टेंजेंट एट t2, सॉरी स्लोप ऑफ टेंजेंट t2 कितना हो जाएगा, dy/dx कैलकुलेट किया b पॉइंट पे कर्व g के लिए। अब g भी इसका सोल्यूशन है, इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सोल्यूशन है, तो उसके लिए भी dy/dx यहीं से आ जाएगा। तो दैट विल बी कैपिटल y/x, कैपिटल F y/x इवेल्युएटेड एट x2 y2। इसके आगे की कहानी सेम है, दिस इज f ऑफ y2 अपॉन x2। अब y2 अपॉन x2 भी इस जगह से m के बराबर हो जाएगा, दिस इज ऑल्सो f ऑफ m। तो इन दोनों जगह से क्या आ गया, t1 इज पैरेलल टू t2, हेंस प्रूव्ड। नेक्स्ट टॉपिक डिफरेंशियल इक्वेशन में है रेट चेंज। ठीक है, मतलब किसी का रेट चेंज वगैरह दे रखा है और फिर उससे हम डिफरेंशियल इक्वेशन बनाएंगे। ऐसे क्वेश्चन फिजिक्स में काफ़ी किए होंगे और डिफरेंशियल इक्वेशन बनाने के बाद सॉल्व कर लिया। तो सीधा क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन के थ्रू ही थ्योरी पढ़ सकते हैं। फर्स्ट, let a spherical ball evaporates at the rate proportional to its surface area and at t is equals to 0 radius is 5 centimeter and at t is equals to 2 hours it is 4 centimeter. Then find radius as a function of time. ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन ये हो गया। तो सोल्यूशन, क्वेश्चन में क्या बोला, क्या है, अ स्फेरिकल बॉल इवेपोरेट्स एट द रेट। इवेपोरेशन का मतलब क्या है कि वॉल्यूम कम हो रहा है, तो इवेपोरेशन का मतलब क्या हो गया, -dv/dt, ये ठीक है, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू k टाइम्स सरफेस एरिया, दैट इज 4πr²। k जो है वो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट मान लिया, तो दिस इज -d/dt ऑफ, जो वॉल्यूम होगा उसको ले सकते हैं 4/3πr³। तो इसमें -4/3π कांस्टेंट है, r³ का डेरिवेटिव टाइम के रिस्पेक्ट में विल बी 3r² इंटू dr/dt। तो ये 3 कैंसिल हो गया, 4πr² कैंसिल हो गया।
तो यहाँ से तो डी आर बाई डी टी माइनस के आ गया। ये भी एक डिफरेंशियल इक्वेशन है और सिंपल डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसको सॉल्व कर लिया तो इसको ऐसे लिखते हैं डी आर इज इक्वल टू माइनस के डी टी। तो हम ऐसे बोल सकते हैं कि जब टाइम 0 था इनिशियली तो फिर रेडियस कितना था 5 सेंटीमीटर और मान लिया टी टाइम पे रेडियस इज आर। सो दिस विल इम्प्लाई आर माइनस 5 इज इक्वल टू माइनस के टी। के निकालने के लिए उसने क्या बोला है कि टी बराबर 2 रखने पे आर बराबर 4 है, तो यहाँ 4 रखने पे हो जाएगा -1 और -2t, तो t बराबर कितना हो गया हाफ, तो रेडियस विल बी 5 माइनस हाफ टी। ये हो गया रेडियस एज ए फंक्शन ऑफ टाइम और इसमें t इज़ इन आर्स, क्योंकि यहाँ आर में रखा है हमने तो k भी उसी हिसाब से आए। तो यहाँ पे अगर t को सब्स्टिट्यूट करेंगे तो आर्स में सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा। ये तो फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। क्वेश्चन नंबर 2, let a right circular cone is filled with water and water evaporates at the rate directly proportional to surface area exposed to and proportionality constant being to find the height of the water column as a function of time given at t is equals to 0, h is equals to 100 meter and semi vertical angle is 60 degree. And semi vertical angle is 60 degree. ठीक है, सॉल्यूशन क्वेश्चन दे रखा है, ये मान लिया 60 डिग्री है, ये वाटर इसमें भरा हुआ है मान लिया h हाइट तक और इसको r मान लिया। तो इस डायग्राम के हिसाब से
साइन 60 डिग्री विल बी r अपॉन h और दिस इज √3/2, तो h इज इक्वल टू 2/√3r या r इज इक्वल टू √3/2h, ये दे रखा है। अगेन इवेपोरेशन दे रखा है, उसका मतलब क्या है, dv/dt का माइनस इज इक्वल टू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सरफेस एरिया एक्सपोज्ड टू एनवायरनमेंट। तो इस वाले केस में अगर इसमें पानी भरा हुआ है तो ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला जो सरफेस एरिया ऐसे होगा, कर्व्ड सरफेस एरिया, वो तो बाहर एनवायरनमेंट के कांटेक्ट में होगा ही नहीं, वो तो इस कोन के कांटेक्ट में। एनवायरनमेंट के कांटेक्ट में तो केवल ये वाला सरफेस एरिया है जो ऊपर सर्कुलर एरिया है। तो दिस इज इक्वल टू k टाइम्स प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट 2 है इनटू, अगर ये रेडियस r है तो इस सर्किल का एरिया कितना हो जाएगा, πr²। ये दे रखा है। नाउ जो v है दैट इज 1/3 πr²h, और हम ऐसे भी कर सकते हैं कि r की जगह पे √3/2h रख लिया, तो π/3 √3/2h³ ऐसे करके आ गया। तो dv/dt कितना आ जाएगा, π√3/6 इंटू 3h² dh/dt। ठीक है, इसको यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दिया तो माइनस π/ इस 3 से इसको 2 लिख दिया, h² dh/dt इज इक्वल टू 2π, r² को लिख सकते हैं 3/4h², क्योंकि क्वेश्चन में उसने बोला ना हाइट ऑफ द वाटर कॉलम, तो हमने सब कुछ हाइट में कन्वर्ट कर लिया। ये पता लगे कि हाइट वाला जो फैक्टर वो कैंसिल हो गया, 2 2 4, फिर पाई कैंसिल हो गया, √3 से इधर √3 आ जाएगा, तो अल्टीमेटली dh/dt कितना हो गया, -√3। इसको तो हम ऐसे बोलते हैं dh/dt अगर कांस्टेंट है, dh/dt को यू कैन ट्रीट एज कि h की जगह y लिखा है और t की जगह x लिखा है, तो dy/dx कांस्टेंट होने का मतलब क्या है कि स्ट्रेट लाइन आ जाएगा, या इंटीग्रेट कर लो। इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं, h इज इक्वल टू -mx + c प्लस ये लिख लिया, ये y है ये, या फिर सीधा सीधा इंटीग्रेट कर लिया, ये इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट आ गया। और इसने क्या एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे रखा है कि t = 0 पे h = 100 है। सो दिस विल इम्प्लाई अगर t = 0 रखें, h = 100 है, तो c 100 हो गया। दैट विल मीन h इज इक्वल टू 100 माइनस √3t, ये हो गया, ये आंसर हो गया। सो दिस इज आवर सेकेंड क्वेश्चन। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। Let a right circular cylinder of cross
as a function of time for first part t less than capital T मतलब इसमें क्या बोला है कि राइट सर्कुलर सिलेंडर है ऐसे करके, और जिसका क्रॉस सेक्शनल एरिया ये कैपिटल ए दे रखा है, इज़ प्रोवाइडेड विद ए सर्कुलर ओपनिंग एट बॉटम। ठीक है, यहाँ पे कोई भी मतलब एक सर्कुलर ओपनिंग है और इसका एरिया कैपिटल ए है, which is covered with a diaphragm which is opening at the constant rate and is completely open at, मतलब इसमें एक डायफ्राम प्रोवाइड कर रखा है। डायफ्राम मतलब फ्लो कंट्रोल करने के लिए, और वो जैसे गेट की तरह मान लो कि गेट धीरे 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 खुल रहा है, कांस्टेंट रेट पे खुल रहा है, और कैपिटल टी टाइम के बाद इट विल बी कम्प्लीटली ओपन। तो जब वो कम्प्लीटली ओपन हो जाएगा तब जो एरिया होगा जहाँ से वाटर लीक हो रहा होगा उसका जो एरिया है वो स्मॉल ए हो जाएगा। ये ठीक है, मतलब हम ऐसे बोलेंगे कि जीरो से लेके कैपिटल टी तक जो टाइम है वो लगातार डायफ्राम खुल रहा होगा, या फिर जो बॉटम में फ्लो कंट्रोल के लिए डायफ्राम लगाया गया है ये ठीक है, वो अपना एरिया बढ़ाता जा रहा होगा। तो जो वाटर बाहर आ रहा होगा वो भी ज़्यादा एरिया से बाहर आ रहा होगा धीरे धीरे धीरे, फिर कैपिटल टी पे जाके इट विल बी कम्प्लीटली ओपन। तो उसके बाद जो ओपनिंग का जो यहाँ पे एरिया है दैट विल बी फिक्स्ड उसके आगे के टाइम के लिए। तो ये तो वो टाइम हो गया कि जब जो सर्कुलर ओपनिंग है बॉटम में उसका एरिया इज़ फिक्स्ड। ये जब टाइम हो, ये वो वाला टाइम हो गया जब वो भी चेंज हो रहा होगा धीरे धीरे। ये ठीक है, क्योंकि वो ओपन हो रहा होगा। द हाइट ऑफ द वेसल इज़ कैपिटल एच, ये कैपिटल एच दे रखा है, ठीक है, एंड इज़ फिल्ड विद वाटर, ये ठीक है। फाइंड हाइट ऑफ वाटर कॉलम। जैसे इस तरह के क्वेश्चन में हम क्या करेंगे कि एक डिफरेंशियल टाइम इंटरवल लिया और फिर हमने देखा कि मान लें इसमें ऐसे वाटर भरा हुआ है, डिफरेंशियल टाइम इंटरवल का मतलब कि बहुत छोटा सा टाइम इंटरवल लिया और ये मान लिया हाइट h है, ये डी एच हाइट लूज़ हो गया मान लिया उस डी टी टाइम में। मतलब हमने क्या क्या लिया, टेक अ डिफरेंशियल टाइम इंटरवल डी टी। उसका मतलब क्या है कि हम t से लेके t प्लस डी टी तक गए डिफरेंशियल इक्वेशन बनाने के लिए। तो t से लेके t प्लस डी टी तक जाने में मान लिया जो इस वाटर कॉलम की हाइट है वो डी एच डिक्रीज़ हो गया, ये ठीक है, डी एच कम हो गया। तो यहाँ से हम ऐसे बोल सकते हैं कि पहले इतना पानी भरा हुआ था और अब इतना वाटर हो गया, तो इतना वाटर लूज़ हो गया। अब ये जो वाटर लूज़ हुआ है वो वाटर यहीं से बाहर आया होगा, ठीक है। तो केस 1 की बात कर लेते हैं। इफ़ t इज़ लेस दैन कैपिटल T, तो वाटर या वॉल्यूम लेस इज इक्वल्स टू वॉल्यूम आउट यहाँ से, ठीक है। तो वॉल्यूम लेस कितना हुआ होगा, A इंटू, मतलब इसको तो हम सर्कुलर डिस्क मान सकते हैं,
या सर्कुलर सिलेंडर मान सकते हैं जो ये वाटर कम हुआ है, जिसकी हाइट DH है और क्रॉस सेक्शनल एरिया A है। तो कितना कम हुआ है, ADH इज इक्वल्स टू वॉल्यूम आउट का मतलब क्या है कि यहाँ से बाहर निकला है। अब इसको ऐसे बोल सकते हैं कि मान लिया इस टाइम पे T टाइम पे जो एरिया ऑफ ओपनिंग है दैट इज़ AT, ठीक है। अब ये क्या है, लीनियरली बढ़ रहा है कि अगर हम AT की बात करें तो ये T बराबर 0 पे AT 0 है और T बराबर कैपिटल T पे इट इज़ स्मॉल a, ठीक है, और कांस्टेंट रेट से बढ़ रहा है। तो इसको हम ऐसे बोल सकते हैं ये x है, ये y है, तो y बराबर mx प्लस c में 0 0 से पास करा है तो c तो 0 हो गया, तो y बराबर mx बचा। तो mx का मतलब क्या है, स्लोप। तो किस रेट से ओपन हो रहा है, दिस इज a अपॉन कैपिटल T, इस रेट से ओपन हो रहा है, तो t टाइम में इतना ओपन हो गया होगा, ठीक है। तो AT बराबर स्मॉल a अपॉन कैपिटल T इंटू स्मॉल t, ठीक है। अब वॉल्यूम आउट मतलब यहाँ से वाटर कितना बाहर आया होगा, तो हम उसको ऐसे बोल सकते हैं कि हमारा जो ओपनिंग है इसका जो एरिया है वो AT है। यहाँ से अगर एक वाटर पार्टिकल चलता है, ठीक है, तो उसकी स्पीड मान लिया v है, तो dt टाइम में वो कितना दूर चला जाएगा, v dt, तो ये लेंथ हो गया। अगर मान लिया सारे वाटर ऐसे ही जा रहे हैं, ठीक है, तो हम इसको मान सकते हैं कि एक सिलिंड्रिकल वॉल्यूम जो है वो बाहर आ जाएगा, जिसकी हाइट जो होगी वो v dt होगी और ये वाला जो एरिया होगा वो AT होगा, सही है। तो कितना बाहर आ जाएगा, v dt इंटू AT, इतना वॉल्यूम बाहर आ जाएगा। अच्छा, अब अगर 1 मिनट के लिए मैं dt को इधर ले आऊँ तो ये ऐसे लिखा है a टाइम्स DH बाई dt बराबर v इंटू AT। तो इस वाले केस में तो a पॉजिटिव हो गया, स्पीड पॉजिटिव है, ये एरिया फिर पॉजिटिव है, तो DH बाई dt पॉजिटिव हो गया। DH बाई dt पॉजिटिव होने का मतलब क्या है कि टाइम के साथ जो हाइट है वो इंक्रीज़ होगा, बट ऐसा तो हो नहीं सकता ना, क्योंकि वाटर लूज हो रहा है। उसका मतलब क्या है, वी आर सपोज टू पुट DH। इसको हम ऐसे ही बोल सकते हैं कि इंक्रीमेंट इन H जो DH है वो घट रहा है, तो इसलिए माइनस DH होगा। ये ठीक है, ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन बन गया है। इस डिफरेंशियल इक्वेशन को हम सॉल्व कर लें। ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन आ गया H और T में, इसको सॉल्व करिए तो आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब सॉल्व कैसे करेंगे, माइनस a DH इज इक्वल्स टू v कितना होता है, √2 GH होता है। अब इसमें 2g कांस्टेंट है और h वेरिएबल है, इसको लिख लिया √2 इंटू h, √2 GH। dt तो dt रहेगा और AT जो है वो a अपॉन कैपिटल T टाइम्स T आ गया। दिस इम्प्लाइज h अपॉन √h बराबर माइनस √2g a अपॉन कैपिटल AT T dt। हाँ, ये आ गया, ठीक है। अब इस पे इंटीग्रेशन कर दिया। इनिशियल कंडीशन क्या था, हाइट कैपिटल H है और ये मान लिया स्मॉल h है। टाइम 0 से लेके t तक गए और ये केस 1 ही सॉल्व कर रहे हैं अभी। तो लेफ्ट हैंड साइड को इंटीग्रेट किया तो 2√h आ जाएगा, इवेल्युएटेड एट h2h माइनस √2g a अपॉन कैपिटल AT t²/2। तो यहाँ से 2 को भी इधर ले जाएं तो √h माइनस रूट कैपिटल H विल बी माइनस √2g a अपॉन 4AT इंटू t², या फिर h एज ए फंक्शन ऑफ टाइम हो गया रूट कैपिटल H
स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो फर्स्ट पार्ट के लिए अगर t लेस देन कैपिटल T है तो हाइट h कितना हो जाएगा, रूट एच माइनस रूट 2GA अपॉन 4AT टाइम्स टी स्क्वायर का होल स्क्वायर। हाँ, ये हो जाएगा, ठीक है। अब h इज इक्वल्स टू टाइम t बराबर कैपिटल T पे अगर हम इसमें t की जगह कैपिटल T रख दें तो फिर स्मॉल h कितना हो जाएगा, रूट h, मान लिया ये h1 है, मतलब जब हम ट्रांजिशन करें इससे इस तरफ तो उस टाइम पे कैपिटल H मतलब हाइट कितनी हो जाएगी, तो हो जाएगी h इज इक्वल्स टू माइनस रूट 2GAT, ये कैपिटल T स्क्वायर आ जाएगा, एक t कैंसिल हो गया, टाइम्स 4A का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा हाइट, ठीक है। तो अब लेते हैं केस 2। अगर t ग्रेटर देन कैपिटल T है तो क्या फ़र्क पड़ेगा, अगर t कैपिटल T से बड़ा है तो ये कम्प्लीटली ओपन हो गया होगा, तो जो ये AT है ये फिक्स हो जाएगा, तो मतलब ये फंक्शन ऑफ टाइम की बजाय ये सिंपली स्मॉल a हो जाएगा। t ग्रेटर देन कैपिटल T के बाद तो ये हमेशा मतलब स्मॉल a ही रहेगा, तो जो डिफरेंशियल इक्वेशन है इट विल रिमेन माइनस ADH, और कोई भी फ़र्क नहीं पड़ा, तो VDT एंड A जो है वो फिक्स हो गया, ठीक है। तो दिस विल बी माइनस ADH बराबर रूट 2GH DT इंटू A, तो आ जाएगा DH अपॉन रूट H माइनस रूट 2GA अपॉन कैपिटल A DT। अब ये थोड़ा समझना इम्पॉर्टेंट है कि केस 2 का मतलब क्या है कि t जो है, स्मॉल t जो है वो कैपिटल T से आगे चलना चालू किया। अब अगर कैपिटल T से आगे चलना चालू किया तो इसके लिए जो इनिशियल कंडीशन है, इनिशियल कंडीशन यही हो जाएगा कि जो टाइम है वो कैपिटल T से आगे जाएगा, एंड जो हाइट है, हाइट भी कैपिटल T पे h1 था, तो इसके लिए भी जो इनिशियल कंडीशन होगी, मतलब ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन होगा वो इसी हाइट के बाद एप्लीकेबल है, तो ये भी h1 से h जाएगा। बाकी सब कुछ सेम है, तो लेफ्ट हैंड साइड पे आ जाएगा 2 रूट h माइनस रूट h1 एंड इज इक्वल्स टू माइनस 2 रूट GA अपॉन कैपिटल AT। सो दिस विल बी h इज इक्वल्स टू, ये रूट h1 उधर गया, पहले 2 इधर आ गया, तो रूट h1 का मतलब क्या है, रूट h माइनस रूट 2AGT अपॉन 4A, ये रूट h1 हो गया, और माइनस रूट 2GAT अपॉन 2 कैपिटल A इसका होल स्क्वायर। तो दिस विल बी वैलिड आफ्टर दिस। अच्छा, इसमें जैसे हमने एनालिसिस किया तो
पहले जब स्मॉल टाइम था, स्मॉल टाइम डी टी इंटरवल में जब हमने किया तो जो ओपनिंग का एरिया था दैट वाज कॉन्स्टेंटली चेंजिंग। फिर भी हमने जब डिफरेंशियल इक्वेशन में टी से लेके टी प्लस डी टी तक गए तो जो एरिया है उसको हमने यूज़ क्या किया, स्मॉल ए अपॉन कैपिटल टी इंटू स्मॉल टी, मतलब उसको फिक्स मान लिया। एरिया भी तो ऑफकोर्स टाइम के साथ चेंज होगा। तो जैसे मतलब हमने क्या बोला कि जो स्मॉल ए है वो हमने ऐसे मान लिया, ए टाइम्स कैपिटल टी इंटू टी मान लिया, ये हो गया था। और एरिया हमने ऐसे लिखा था ए डी एच बराबर माइनस वी डी टी, और ए की जगह ये लिख दिया, ऐसे लिखा था। ठीक है, अब जो डी टी टाइम इंटरवल है ये, ठीक है, उसमें तो ये वाली चीज़ भी चेंज हो जाएगा, मतलब ये जो एरिया है ये भी थोड़ा ज़्यादा ओपन हो जाएगा। तो बेसिकली उसको हम ऐसे बोलते हैं कि डिफरेंशियल टाइम इंटरवल जो हमने डी टी लिया है दैट इज़ ऑलमोस्ट जीरो। और ऑलमोस्ट जीरो का मतलब क्या है कि हम कांस्टेंट मान सकते हैं। ठीक है, अब कोई बच्चा बोलेगा ऐसे कैसे मान सकते हैं, तो तुम उसमें ऐसे देख सकते हो, चलो टाइम टी से लेके टी प्लस डी टी तक गए तो हमारा ये जो एरिया है ये भी हमारा ए अपॉन कैपिटल टी टाइम्स टी से लेके ए अपॉन कैपिटल टी टी प्लस डी टी तक चला गया। ठीक है, मतलब जो डी टी टाइम इंटरवल था उसके शुरू में एरिया इतना था, ओपनिंग का एरिया, और लास्ट में इतना हो गया। तो इस पूरे इंटरवल पे चलो हम ऐसे कर लेते हैं कि इन दोनों का एवरेज ले लेते हैं, दिस प्लस दिस बाई टू। तो यहाँ पे हम ऐसे कर लेते हैं ए अपॉन कैपिटल टी टी दिस प्लस दिस बाई टू। तो एक जगह तो याद आएगा ये चीज़ और ये चीज़ तो सेम ही है, तो दिस प्लस दिस बाई टू तो वापस ही आ गया, प्लस ए डी टी अपॉन टू कैपिटल टी डी टी ऐसे आ गया। ठीक है, तो देखो जब इसको मल्टीप्लाई किया फिर इसको मल्टीप्लाई किया, जब हमने इसको मल्टीप्लाई किया तो इसमें डी टी का स्क्वायर आ गया। अब हम लिमिट से ऐसे बोल सकते हैं कि एक्स और एक्स स्क्वायर अगर लिखा हुआ है एंड अगर एक्स जीरो को जा रहा है तो एक्स स्क्वायर को हम निगलेक्ट कर सकते हैं। तो उसी तरीके से यहाँ पे जो डी टी लिखा हुआ है और यहाँ पे जो डी टी का स्क्वायर लिखा हुआ है, जो डी टी का स्क्वायर होगा वो निग्लिजिबल होगा इसके कंपैरिजन में, इसलिए इसको छोड़ दिया। ठीक है, तो इसको एक्सप्लेन ऐसे भी किया जा सकता है। ठीक है, फिर क्वेश्चन 4, लेट ए कंटेनर हैज V0 liter of fresh water at time t is equals to 0. A salt solution is run into it at the rate V1 liter per minute. Each liter of which contains a kg of salt. Now at t is equals to 0, water also starts flowing out at the rate of V2 liter per minute. Then find quantity of water, quantity of salt
present in container as a function of time. तो इस क्वेश्चन में भी क्या है कि एक कंटेनर है, उसके अंदर इनिशियली V0 लीटर फ्रेश वाटर है, ठीक है। अब ये इनिशियली था, ठीक है। अब हमने क्या किया, टाइम t बराबर 0 पे इसमें एक सॉल्ट सॉल्यूशन पोर करना चालू कर दिया, और जिसका रेट क्या है, V1 लीटर पर मिनट, and each kg of which contains a kg of salt. Sorry, each liter of which contains a kg of salt. तो इसका कॉन्सेंट्रेशन कितना हो गया, a kg पर लीटर। तो यहाँ वॉल्यूम बढ़ना चालू हो गया। फिर उसने क्या बोला कि साइमल्टेनियसली यहाँ से वाटर ऑल्सो स्टार्ट्स फ्लोइंग आउट, और उसका रेट क्या है, V2 लीटर पर लीटर पर मिनट। ये हो गया। तो अब देखो इसमें क्या क्या हो रहा है कि जब हम इसमें वाटर जो सॉल्ट सॉल्यूशन है वो ऐड कर रहे हैं, तो इसकी वजह से सॉल्ट अंदर आ रहा है, ठीक है। इसको हम यूनिफॉर्म मान सकते हैं क्वेश्चन में कि इसके अंदर जो कॉन्सेंट्रेशन होगा पूरे कंटेनर के अंदर वो यूनिफॉर्म ही होगा। और फिर V2 लीटर पर मिनट की रेट से जो बाहर जा रहा है, तो यहाँ से भी कुछ ना कुछ सॉल्ट बाहर जा रहा होगा। तो इसमें जो सॉल्ट है वो लगातार चेंज हो रहा होगा, तो हमें उसी का क्वांटिटी निकालना है। डायनेमिक सिचुएशन है ऑफ कोर्स कि इसका कॉन्सेंट्रेशन चेंज होता रहेगा, क्योंकि अगर मान लिया जो अंदर आ रहा है वो मान लिया 1 घंटे में 1 किलो सॉल्ट अंदर आया, और जो बाहर गया वो मान लिया हाफ़ के जी बाहर गया, तो हाफ़ के जी तो इसी के अंदर एक्यूमुलेट हो गया, ये ठीक है। तो अगले 1 घंटे में हो सकता है कि और एक्यूमुलेट हो जाए, तो यही सब हमें कैलकुलेट करके निकालना है। तो अगेन ये डायनेमिक सिचुएशन है, तो हमने फिर एक टाइम इंटरवल ले लिया t से लेके t प्लस dt तक। अब हमें निकालना क्या है, निकालना है हमें क्वांटिटी ऑफ सॉल्ट, ये ठीक है। तो इस dt टाइम इंटरवल में मान लिया जो क्वांटिटी ऑफ सॉल्ट है वो m से लेके m प्लस dm हो गया। मतलब जब टाइम t था तो इसके अंदर m kg सॉल्ट था, और जब टाइम t प्लस dt हुआ तो इसके अंदर m प्लस dm kg सॉल्ट हो गया, ठीक है। तो बेसिकली हमें dm के लिए ही एक डिफरेंशियल इक्वेशन बनाना है, और फिर इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो इस dt टाइम इंटरवल में सॉल्ट की क्वांटिटी में कितना चेंज होगा, dm। अब ये चेंज क्यों हुआ होगा, क्योंकि यहाँ से कुछ सॉल्ट बाहर निकल गया होगा और उधर से कुछ सॉल्ट अंदर आया होगा। तो जो अंदर आया एंड जो बाहर निकल गया सॉल्ट, उसके बीच का जो डिफरेंस होगा वो इस कंटेनर के अंदर ही रह गया होगा। तो बस dm उतना वही क्वांटिटी है, मतलब दिस इज सॉल्ट इन, ये ठीक है। इस डिफरेंशियल टाइम इंटरवल dt में कितना सॉल्ट अंदर आया माइनस सॉल्ट आउट, कितना सॉल्ट बाहर गया, इनका जो डिफरेंस होगा वो एक्यूमुलेट हो गया, ये ठीक है। अच्छा, आई ऑल्सो एक्सप्लेन दिस कि अगर मेरे को ये समझ में ना आए ना कि लिखना कैसे है सॉल्ट इन या सॉल्ट आउट, तो कहीं कहीं किसी किसी केस में जो डायमेंशन है दैट कैन ऑल्सो हेल्प यू, राइट। कि जैसे सॉल्ट इन का मतलब क्या है, डीएम का मतलब क्या है कि कितना सॉल्ट एक्यूमुलेट हो रहा है, तो डीएम का डायमेंशन केजी आएगा, तो इसका भी केजी आना चाहिए, ठीक है। तो हम ऐसे एक तो आंख बंद करके ऐसे मल्टीप्लाई कर लिया कि अल्टीमेटली केजी आ जाए, ठीक है। तो डीएम एम एज ए फंक्शन ऑफ टी चाहिए, तो राइट हैंड साइड में ऑफ कोर्स डिफरेंशियल एलिमेंट डी टी आना चाहिए न्यूमरेटर में। तो हम ऐसे बोलते हैं सॉल्ट इन, 1 मिनट में V1 लीटर वाटर अंदर आ रहा है या V1 लीटर ऑफ सॉल्ट अंदर आ रहा है, ठीक है। तो dt टाइम में कितना सॉल्ट सॉल्यूशन अंदर आ गया होगा, तो वो है V1 dt, इतने लीटर अंदर आ गया, ठीक है। अब इसको अगर हम कॉन्सेंट्रेशन से मल्टीप्लाई कर दें, 1 लीटर में 1 kg है, तो इतने लीटर में कितना kg हो जाएगा, 10 × A, इतने kg सॉल्ट अंदर आ गया। डायमेंशन वाइज भी देखो तो इसका हो जाएगा लीटर पर मिनट, इसका हो जाएगा मिनट, तो मिनट मिनट कैंसिल, इसका हो जाएगा लीटर, दिस इज़ केजी पर लीटर, तो लीटर लीटर कैंसिल,
तो इसका डायमेंशन कितना आ गया kg। अब इसमें इतना सॉल्ट अंदर आ गया, ठीक है। अब कुछ सॉल्ट बाहर भी गया होगा, तो देखो करेक्टरिस्टिकली ये और ये एक ही बात है। अगर मैं यहाँ पे खड़ा होकर देखूँ तो एक फ्लो अंदर आ रहा है, अगर हम यहाँ पे खड़ा होकर देखें तो एक फ्लो बाहर जा रहा है, तो एक ही जैसी चीज़ है। तो जो दूसरा टर्म है वो भी कुछ ऐसे ही लिखा जाएगा, ठीक है। इसमें जो तीन कंपोनेंट हैं वो क्या क्या हैं, V1 को आई विल कॉल फ्लो रेट, dt को आई विल कॉल टाइम, एंड A को आई विल कॉल कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है, कि जो भी सोल्यूशन आ रहा है उसका कॉन्सेंट्रेशन कितना है। तो यही फैक्टर यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ पे फ्लो रेट कितना दे रखा है V2, dt सेम है, कॉन्सेंट्रेशन जो होगा वो कॉन्सेंट्रेशन जो यहाँ पे बाहर निकल रहा है वो हम बोल सकते हैं कि कंटेनर के अंदर जो कॉन्सेंट्रेशन होगा वो होगा। अब कंटेनर के अंदर कॉन्सेंट्रेशन कैसे होगा, देखो इसमें दो चीज़ें कि कितना kg सॉल्ट होगा इस कंटेनर के अंदर, तो वो तो डायनेमिक है, वो तो चेंज हो रहा है m से लेके m+dm तक। तो हम इस डिफरेंशियल टाइम इंटरवल के अंदर ये, ठीक है, कॉन्सेंट्रेशन को कांस्टेंट मान सकते हैं, दो वो भी चेंज होगा। और जैसा कि हमने पहले एग्जांपल में करके दिखाया कि अगर हम उसको चेंज करके मान भी लें तो दो टर्म जो आएगा उसमें एक में dm और dt दोनों करके आ जाएगा, तो उसका प्रोडक्ट विल बी निगलेक्टेड इन कंपैरिजन टू dt, उस तरह की चीज़ होगी जो अभी समझाया था। तो इसलिए हम कांस्टेंट को कांस्टेंट मान सकते हैं इस टाइम इंटरवल के लिए। कॉन्सेंट्रेशन का मतलब इसका डायमेंशन क्या है, kg पर लीटर। तो कितने kg सॉल्ट है, मान लिया m kg, और कितने लीटर इसके अंदर वाटर है। तो इनिशियली V0 था, बट मेरे को ये भी ध्यान रखना पड़ेगा कि एवरी मिनट इट इज़ चेंजिंग, बिकॉज V1 लीटर अंदर आ रहा है, V2 लीटर बाहर जा रहा है। तो इसके अंदर V1 V2 में से कोई भी ज़्यादा कम हो सकता है, ठीक है। तो हम तो मानेंगे इसके अंदर कितना रुक गया एवरी मिनट, तो V1 - V2 लीटर इसके अंदर एक्यूमुलेट होता जा रहा है, ऐड होता जा रहा है। अगर V2 फ्लो रेट ज़्यादा होगा तो V1 - V2 अपने आप नेगेटिव हो जाएगा, तो उसकी हमें चिंता करने की जरूरत नहीं है। तो इनिशियली कितना था V0, एवरी मिनट V1 - V0 लीटर ऐड, सॉरी V1 - V2 लीटर ऐड होता जा रहा है। तो हम बिल्कुल शुरू से शुरू करके t = 0 से t = t पे खड़े हुए हैं, तो कितना अभी तक ऐड हो गया होगा। तो अगर हर मिनट V1 - V2 हो रहा है तो टाइम कितना इलेप्स हो गया t1, सॉरी टाइम कितना इलेप्स हो गया t, तो V1 - V2 इंटू t, तो मतलब इनिशियली हो गया V0 प्लस V1 - V2 इंटू t। ये हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन आ गया, ठीक है। अगर V1 छोटा होगा तो अपने आप नेगेटिव होगा, तो वॉल्यूम अपने आप कम हो रहा होगा टाइम के साथ। Now this can be written as dm/dt is equals to V1a minus V2m upon V0 plus V1 minus V2 times t। यूजली जो हम डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करते हैं, वैसे तो फिजिक्स वगैरह में तो खूब डिफरेंट क्वांटिटीज़ के साथ सॉल्व करते हैं, बट बिकॉज हम मैक्सिमम टाइम y एज ए फंक्शन ऑफ x पढ़ते हैं, ठीक है। तो अगर हमें ये नहीं समझ में आए तो हम ऐसे भी करते हैं, दो वेरिएबल दिखाई दे रहे हैं t और m, तो हम t को तो x बोल दें और m को y बोल दें एक मिनट के लिए। तो अगर हम इसको कंपेयर करें dy/dx V1a माइनस V2 y अपॉन V0 प्लस V1 माइनस V2 टाइम्स x, ऐसे लिखा हुआ है। तो कौन सा डिफरेंशियल इक्वेशन है, इज़ इट वेरिएबल सेपरेबल? नहीं, क्योंकि x और y अलग अलग नहीं होगा ये, ठीक है। और ये रिड्यूसिबल टू वेरिएबल सेपरेबल भी नहीं है डायरेक्टली, होमोजीनियस भी नहीं है क्योंकि y/x नहीं आ रहा है, ये तो x के साथ ये भी ऐड कर रखा है ये, ठीक है। होमोजीनियस भी नहीं है। हाँ, तो फिर ये उसके बाद लीनियर है, बिल्कुल है, लीनियर है क्योंकि यहाँ पे ऊपर एक y लिखा हुआ है, ठीक है। तो अगर हम y वाले टर्म को इधर ले आए तो समझ में आ जाएगा, मतलब लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो अगर हम ऐसे लिखें dm/dt प्लस V2 अपॉन V0 प्लस V1 माइनस V2 टाइम्स t टाइम्स m बराबर V1a।
तो ये हमारे लिए P का काम कर रहा है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में ये Q का काम कर रहा है। तो अगर हम बोलेंगे ना इंटीग्रेटिंग फैक्टर, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या आएगा, एक्सपोनेंशियल P को इंटीग्रेट कर लिया, मतलब V2 अपॉन V0 प्लस V1 माइनस V2 टाइम्स T dt। x की जगह तो यहाँ dt लिखेंगे, वेरिएबल t है, तो दिस विल बी एक्सपोनेंशियल ऑफ 1 अपॉन V1 माइनस V2 ln V0 प्लस V1 माइनस V2 टाइम्स t, ये हो गया। सो दिस इज यहाँ V2 आएगा, ठीक है, V2 बाहर हो गया, और ये t है और ये t है, तो ये 1 अपॉन एक्स की तरह ट्रीट हो जाएगा, तो ln x हो गया और x के कोफिशिएंट से डिवाइड कर दिया। इसको अगर हम पावर में ले जाएं तो e और ln चला जाएगा, एंड इट विल बी V1 माइनस V2 टाइम्स t होल रेज टू पावर V2 अपॉन V1 माइनस V2, ठीक है। सो दिस विल बिकम m इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, वो यही हो जाएगा V0 प्लस V1 माइनस V2 t होल रेज टू पावर V2 अपॉन V1 माइनस V2। दिस इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, ये ठीक है, इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर मतलब यही V2 प्लस V1 माइनस V2 टाइम्स t का होल पावर V2 अपॉन V1 माइनस V2 dt, ठीक है। तो और जगह बनाने के लिए मिटाना पड़ेगा, तो दिस विल बी m टाइम्स V0 प्लस V1 माइनस V2 टाइम्स t होल रेज टू पावर V2 अपॉन, ये तो सिंपल लीनियर एक्सप्रेशन है, तो लीनियर एक्सप्रेशन रेज टू पावर n x रेज टू पावर n का फॉर्मा लग जाएगा। तो V1 माइनस V2 टाइम्स t होल रेज टू पावर n प्लस 1, इसमें अगर प्लस 1 जोड़ दिया तो ये आ जाएगा V1 अपॉन V1 माइनस V2 होल डिवाइडेड बाई x रेज टू पावर n से, तो ये आ गया, फिर t के कोफिशिएंट से और डिवाइड करना पड़ेगा, प्लस c, ये आ गया। नाउ दिस कैन बी कैंसल्ड, और c निकालने के लिए इनिशियल कंडीशन यूज़ कर सकते हैं कि एट t बराबर 0 m बराबर 0 था, तो m बराबर 0 ये ख़त्म हो गया, t बराबर 0 पे ये ख़त्म हो गया, तो ये आ गया 0 बराबर V1a, एंड नीचे भी, अच्छा ये V1 भी ऐसे ही कैंसिल हो गया, तो a टाइम्स V0 रेज टू पावर V1 माइनस V2 प्लस c, तो यहाँ से c निकाल सकते हैं, उसको बैक सब्स्टिट्यूट कर दिया एंड सो ऑन, अल्टीमेटली m आ जाएगा, ठीक है। यहाँ से m निकाल सकते हैं a, और लेट मी सी कि कुछ गड़बड़ तो नहीं किया, V1a, हाँ ये सही है, V0 प्लस V1 माइनस V2 टाइम्स t अपॉन ये, हाँ a,
जस्ट 1 मिनट। ये ठीक है। फिर नेक्स्ट स्टेप पे m इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या था, v2 अपॉन v1 माइनस v2, v2 अपॉन v1 माइनस v2, ये भी सही है। तो लेफ्ट हैंड साइड पे आ जाएगा m टाइम्स v नॉट प्लस, हाँ ये भी सही है। और राइट हैंड साइड पे आ जाएगा v1a इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, ठीक है, परफेक्टली फाइन। फिर इसको इंटीग्रेट किया तो x रेज़ टू पावर n का x रेज़ टू पावर n प्लस 1, बिल्कुल, एंड अपॉन v1 माइनस v2 प्लस c, हाँ ये भी ठीक है। एंड t इज इक्वस टू 0 पे m बराबर 0, तो m बराबर 0, t बराबर 0, तो v नॉट रेज टू पावर v1 माइनस v2, हाँ तो c बराबर याद, ठीक है। तो यहाँ m इंटू वी नॉट प्लस v1 माइनस v2 टाइम्स t, v2 अपॉन v1 माइनस v2 इज इक्वल्स टू, यह आ जाएगा a टाइम्स v2 टाइम्स t होल रेज टू पावर v1 अपॉन v1 माइनस v2, हाँ, प्लस c का वैल्यू हो जाएगा माइनस a टाइम्स v नॉट रेज टू पावर v1 माइनस v2, परफेक्टली फाइन। तो यहाँ से m आ जाएगा a टाइम्स दिस अपॉन दिस। अब उसमें क्या है, दिस अपॉन दिस करोगे तो पावर ऐसे ही सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो यहाँ बेसिकली यही बचेगा, क्योंकि दिस माइनस दिस में पावर 1 बचेगा ऊपर, माइनस a वी नॉट v1 अपॉन v1 माइनस v2 होल डिवाइडेड बाई v नॉट प्लस v1 माइनस v2 t रेज टू पावर v2 अपॉन v1 माइनस v2। ये हमारा फाइनली एक छोटा सा आंसर आ गया, ठीक है। अब इस तरह के क्वेश्चन में कुछ ऐसी चीज़ें भी पूछी जा सकती हैं कि वो टाइम बताओ जब, क्योंकि इसके अंदर जो भी कंटेनर था उसके अंदर सॉल्ट सॉल्यूशन, सॉल्ट की जो क्वांटिटी है वो लगातार चेंज हो रहा है, तो क्वेश्चन में हम ये भी पूछ सकते हैं कि वो टाइम बताओ जब मैक्सिमम सॉल्ट उसमें प्रेजेंट है। अब देखो मैक्सिमम सॉल्ट अगर प्रेजेंट है विद रिस्पेक्ट टू टाइम ऑफ कोर्स, तो हम dm/dt को जीरो करेंगे, तो dm/dt तो हमारे पास ये है, इसको जीरो करेंगे, इसको जीरो करेंगे तो ये आ जाएगा। अगर हम इस पूरे को सॉल्व ना करें, ठीक है, तो इससे हम कुछ नहीं निकाल सकते, क्योंकि इसके अंदर खुद t और m दोनों वेरिएबल आ रहे हैं, ठीक है। ये पूरा सॉल्व करने के बाद मेरे को m पता लग गया। अब हम कर सकते हैं कि जैसे m की वैल्यू यहाँ रख दिया, दिस बराबर 0 कर दिया, तो यहाँ से थियोरेटिकली एक t में इक्वेशन आ गया, उस t के इक्वेशन से हम t की वैल्यू निकाल सकते हैं, और वो जो t की वैल्यू होगी वो बेसिकली हमारा वो वाला टाइम हो जाएगा जब इसमें मैक्सिमम पॉसिबल सॉल्ट होगा, ठीक है। हेलो बच्चों, इस वीडियो में हम एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे जिसमें इनइक्वालिटी के अंदर एक पर्टिकुलर पैटर्न दे रखा होगा, दैट इज डेरिवेटिव एडेड लीनियरली विद द फंक्शन।
और ये IIT JEE का काफ़ी फेवरेट टॉपिक है और इससे कई बार 3-4 क्वेश्चन आ चुके हैं। अभी हम 2-3 क्वेश्चन लेंगे जो IIT JEE एडवांस में ही पूछे जा चुके हैं सेम कॉन्सेप्ट के बेसिस पे, बस थोड़ा सा टफनेस लेवल लगातार इंक्रीज होता चला जाएगा। तो कॉन्सेप्ट क्या है? इफ कॉन्सेप्ट, ठीक है, इफ फंक्शन इज एडेड विद इट्स डेरिवेटिव, ये ठीक है, इन इनइक्वालिटी की बात करें, इन इनइक्वालिटी लीनियरली, देन we should think of linear differential equation, ठीक है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का फॉर्मेट है, एंड हेंस इंटीग्रेटिंग फैक्टर, and hence integrating factor. For example, मतलब what we are talking about, कौन से पैटर्न की बात करें? पैटर्न इज समथिंग लाइक दिस, कि कोई भी फंक्शन एक f डैश x दे रखा है प्लस ये, ठीक है, फंक्शन fx, ये ठीक, कुछ भी यहाँ पे कांस्टेंट हो सकता है, ये ठीक, कोई दूसरा फंक्शन हो सकता है, इस तरह का चीज़ कि एक फंक्शन का डेरिवेटिव है और वो फंक्शन के साथ एडिशन के फॉर्मेट में है, एडिशन की फॉर्म में है। जैसे ही आए इनइक्वालिटी के अंदर, वैसे तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन भी आ सकता है, तो क्वेश्चन में तो हमें आराम से क्लिक कर जाता है कि ये डिफरेंशियल इक्वेशन क्वेश्चन है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, बट यूजली इनइक्वालिटी में हमें सोचना पड़ता है, ठीक है। तो इस पैटर्न को ध्यान रखें। अब IIT JEE का पुराना एक क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन 1, लेट Px is a differentiable function such that p dash x is greater than px for all x greater than 1 and p1 is equals to 0. Then prove that px is greater than 0 for all x greater than 1. ये पुराने JEE का आया हुआ एक क्वेश्चन है और ये तो हमने सब्जेक्टिव लिया है, खैर काफ़ी पुराना क्वेश्चन है, बट ये इजी क्वेश्चन है इसलिए हमने इसको सबसे पहले लिया है। माने ये क्वेश्चन आया, अब इसमें हमें पैटर्न क्या पहचानना है? वही p डैश x इज ग्रेटर देन px। तो अगर इसको हम एक तरफ ले आए तो p डैश x माइनस px इज ग्रेटर देन 0। ये ठीक है, ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन हो गया क्योंकि ये dy बाई dx लिखा है और ये y लिखा है। इफ़ यू रिमेंबर, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का पैटर्न कुछ ऐसे होता है, dy बाई dx प्लस px इंटू वाई इज इक्वल्स टू qx, और इसमें हम फिर इंटीग्रेटिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं, वो होता है p dx dy बाई dx प्लस p इंटू ई रेज टू पावर p dx इंटू वाई बराबर q इंटू ई रेज टू पावर p dx। ये होता है। ऐसा करने से होता क्या है कि जो लेफ्ट हैंड साइड है वो परफेक्ट डेरिवेटिव बन जाता है। किस चीज़ का बन जाता है? d dx ऑफ y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, ठीक है, इज इक्वल्स टू q इंटू ई रेज टू पावर p dx। इसको यू कैन सी, अगर इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे तो y का डेरिवेटिव ये हो गया, दूसरा फंक्शन एज इट इज। फिर जब इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो y एज इट इज हो गया, e का डेरिवेटिव e, और फिर चेन रूल से जब पावर को डिफरेंशिएट करेंगे तो वहां से ये p आ जाएगा, ठीक है। अब इसमें सबसे पहले ये तो हमारे लिए y का काम कर रहा है, और सॉरी ये y डैश का काम कर रहा है, और y की जगह पे ये लिखा है, साथ में जो px लिखा है उसकी जगह पे -1 लिखा है। अच्छा, ये हमने अपने लेक्चर्स में वैसे बता रखा है कि बार बार हमें यहाँ तक करने की बजाय शॉर्टकट में सीधा यहाँ से यहाँ पे जंप करना चाहिए। जैसे हमें आइडेंटिफाई हो गया कि ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, डिफरेंशियल इक्वेशन की बात करें
तो हमें क्या करना चाहिए, लेफ्ट हैंड साइड को सीधा ऐसे लिखना चाहिए, डी डी एक्स ऑफ वाई इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, समथिंग लाइक दिस वी विल डू ओवर हियर। इंटीग्रेटिंग फैक्टर से वैसे मल्टीप्लाई क्यों करते हैं, ताकि जो लेफ्ट हैंड साइड है वो परफेक्ट डेरिवेटिव बन पाए। तो इसमें ये तो y का काम कर रहा है, तो साथ में फंक्शन क्या है, -1, तो जो e रेस्ट टू पर पी डी एक्स है उसमें p की जगह क्या रखेंगे हम, -1, तो e रेस्ट टू पर -x हो गया। ठीक है, अब e का एक ब्यूटी क्या है कि e रेस्ट टू पर एनीथिंग विल बी पॉजिटिव, तो अगर इसको ये ठीक है, इसमें इंटीग्रेटिंग फैक्टर कितना है वैसे, e रेस्ट टू पर -1 dx विच इज e रेस्ट टू पर -x, ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर है। तो अगर हमने इससे मल्टीप्लाई किया, चलो एक क्वेश्चन में करके दिखा देते हैं, e रेस्ट टू पर -x माइनस e रेस्ट टू पर -x इंटू पी एक्स। पहली बात तो देखो इनइक्वालिटी है, तो हम इसमें मल्टीप्लाई कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं, बिकॉज जो e है, e रेस्ट टू पर एनीथिंग विल बी ए पॉजिटिव नंबर, तो इनइक्वालिटी के साइन पे कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। अच्छा, ऐसे मल्टीप्लाई करने से जो लेफ्ट हैंड साइड है वो y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, और y का काम कौन कर रहा है यहाँ पे, px, तो यहाँ पे कौन आ जाएगा, px इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज दिस इज ग्रेटर देन 0। ठीक है, अगेन एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट क्या है कि इनइक्वालिटी में हम देखो दोनों तरफ डिफरेंशिएट नहीं कर सकते, इनडेफिनेट इंटीग्रेशन नहीं कर सकते, उसका कोई सेंस नहीं बनता। ये ठीक है, डेफिनेट इंटीग्रेशन कर सकते हैं बिल्कुल, उसको हम एरिया से एक्सप्लेन कर सकते हैं कि एल्जेब्रिक एरिया किसका ज़्यादा आ रहा है, एंड हम मोनोटोनिसिटी यूज़ कर सकते हैं इनइक्वालिटी में से। ठीक है, तो यहाँ पे डेरिवेटिव यूज़ करो या मोनोटोनिसिटी यूज़ करें, दोनों एक ही बात है। जैसे अगर मैं इसको 1 मिनट के लिए एफ एक्स बोल दूं, तो ये रिलेशन क्या दे रखा है, इसने बोला कि एफ डैश एक्स पॉजिटिव है, तो अगर हम मोनोटोनिसिटी यूज करें, आई विल से कि इसका मतलब है कि एफ एक्स इंक्रीजिंग फंक्शन है। ठीक है, उसका मतलब क्या होगा कि x ग्रेटर देन 1 के लिए एफ एक्स विल बी ग्रेटर देन एफ ऑफ 1। ठीक है, एफ एक्स किसको बोला है, इसको, सो दिस इंप्लाइज पी एक्स इंटू ई रेस्ट पर माइनस एक्स विल बी ग्रेटर देन एफ ऑफ 1, क्या हो जाएगा, इसी में x की जगह 1 रख दिया, तो दिस विल बिकम p1 इंटू ई रेस्ट पर -1। ई रेस्ट पर -1 मतलब 1/e। अब p1 की वैल्यू क्वेश्चन में यहां 0 दे रखा है, तो ये हो गया 0। ठीक है, तो हमारे पास रिजल्ट क्या आया, px इंटू ई रेस्ट पर -x इज ग्रेटर देन 0। फिर e इज ए पॉजिटिव नंबर, तो दोनों तरफ अगर हमने e रेस्ट पर -x से डिवाइड किया तो कोई फर्क नहीं पड़ता, इट विल अगेन गिव यू px ग्रेटर देन 0। तो px ग्रेटर देन 0 किसके लिए, वापस ट्रैक किया, इसके लिए, x ग्रेटर देन 1 के लिए, यही प्रूव करना था कि px इज ग्रेटर देन 0 फॉर x ग्रेटर देन 1। अब देखो एडवांस की तैयारी अगर हम कर रहे हैं तो हम इस तरह की बेवकूफ़ी तो नहीं करेंगे कि p डैश एक्स ग्रेटर देन px लिखा है फिर हम बोलेंगे px से डिवाइड कर दें। अब ऐसे कैसे करते हैं, यही तो प्रूव करना है कि वो पॉजिटिव है। ये ठीक है, px से डिवाइड करने के लिए मेरे को पता होना चाहिए पॉजिटिव है या नेगेटिव है, और वही प्रूव करना है कि प्रूव दैट इट इज़ पॉजिटिव। तो अगर px से डिवाइड किया तो मेरे को तो पता ही नहीं होगा कि पॉजिटिव है या नेगेटिव है, तो डायरेक्टली हम ऐसे डिवाइड करके आंसर नहीं ला सकते, फिर हम बोलेंगे ये तो एलन आ गया एंड दिस एंड दैट। ठीक है, तो आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, इसमें कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ठीक है, उनमें से एक क्वेश्चन तो ये था, और दूसरा क्वेश्चन हम लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन, हाँ, if question 2 if f defined from R to R is a differentiable function such that f dash x greater than 2fx
फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू आर and f of 0 is equals to 1, then A option, which says fx is greater than e raised to power 2x in 0 to infinity. B option, f dash x less than e raised to power 2x in 0 to infinity. C option, fx is increasing in 0 to infinity. ठीक है. एंड फाइनली डी ऑप्शन, fx is decreasing in 0 to infinity. और ये 2017 का IIT एडवांस का क्वेश्चन है. ठीक है, ये तो मेरे पास लिखा हुआ था इसलिए मैंने बता दिया. ठीक है, ये क्वेश्चन है. ठीक है, इनइक्वालिटी है वापस, दिस इज एन इनइक्वालिटी और फिर वही पैटर्न है. एक फंक्शन f(x) लिखा हुआ है और f डैश एक्स भी साथ में लिखा हुआ है. तो डेरिवेटिव एडेड विद द फंक्शन लीनियरली. लीनियरली का मतलब क्या है कि ऐसे नहीं कि एफ स्क्वायर एक्स आपने ऐड कर दिया, fx है और साथ में कुछ हो सकता है. तो यहां से हम चालू करते हैं. एग्जैक्टली वही चीज है, -2fx ग्रेटर देन 0 ऐसे हो गया. इसमें -2 को इंटीग्रेट करेंगे, -2x आएगा, उसको e की पावर में लिखेंगे. तो अगर e रेज़ टू पावर -2x से मल्टीप्लाई करें तो अब हम डायरेक्टली लिख सकते हैं, दिस विल बिकम डेरिवेटिव ऑफ y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर. ठीक है, और y का काम ये कर रहा है, fx इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है, 2x इज ग्रेटर देन 0. ठीक है, पहली बात. दूसरी बात देखो, 0 से इन्फिनिटी, 0 से इन्फिनिटी, 0 से इन्फिनिटी, 0 से इन्फिनिटी, चारों ऑप्शन में 0 के आगे की बात ही चल रही है. ठीक है, अगेन इसको अगर मैं gx बोल दूं, एग्जैक्टली सेम लॉजिक. ये gx बोलने का मतलब क्या है कि g डैश एक्स पॉजिटिव हो गया. g डैश एक्स पॉजिटिव होने का मतलब क्या है कि gx इंक्रीजिंग फंक्शन हो गया. gx इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन. ठीक है, तो अब हम ऐसे करेंगे, x ग्रेटर देन 0, क्योंकि हम 0 से बड़ी की ही बात चल रही है. ठीक है, उसी के बारे में ये सब बताना है. x ग्रेटर देन 0 implies gx is greater than g0. ठीक है, इनइक्वालिटी में, मोनोटोनिसिटी में अगर दोनों तरफ हमने कोई भी एक इंक्रीजिंग फंक्शन लिया तो इनइक्वालिटी का साइन विल रिमेन द सेम. ये मैंने यूज किया है. तो gx विल बी, gx किसको बोला था, इसको. तो fx इंटू ई रेज़ टू पावर -2x विल बी ग्रेटर देन g0, मतलब f0 इंटू ई रेज़ टू पावर -0, 2 इंटू 0. तो ये 1 हो गया. f0 का वैल्यू ये दे रखा है क्वेश्चन में 1, तो इसकी जगह हमने रख दिया 1. तो आ गया fx इंटू ई रेज़ टू पावर -2x इज ग्रेटर देन 1. दैट विल गिव यू fx इज ग्रेटर देन ई रेज़ टू पावर 2x. कब है ये fx ग्रेटर देन 2 रहे, x ग्रेटर देन 0 के लिए. तो x ग्रेटर देन 0 के लिए f ऑफ x ई रेज़ टू पावर 2x से बड़ा है, तो a सही हो गया. ये ठीक है, ये मोर देन 1 करेक्ट था, a सही हो गया. ठीक है, फिर हमने बोला कि f डैश एक्स लेस देन ई रेज़ टू पावर 2x. ये ठीक है, तो ऐसा तो कुछ आया नहीं, मतलब हम यहां से ऐसे बोल सकते हैं कि f डैश एक्स ग्रेटर देन 2fx हो गया और fx ग्रेटर देन 2 इंटू ई रेज़ टू पावर 2x हो गया. तो f डैश एक्स तो 2 इंटू ई रेज़ टू पावर 2x से बड़ा है, तो छोटा तो हो ही नहीं सकता. ठीक है, और ये क्वांटिटी पॉजिटिव है, तो ऑफ कोर्स यहीं से f डैश एक्स ग्रेटर देन 0 हो गया, ग्रेटर देन 0 हो गया. तो अगर f डैश एक्स ग्रेटर देन 0 हो गया तो fx फिर इंक्रीजिंग भी हो गया, तो इसलिए ये भी सही हो गया. ठीक है, तो यहां से तो हमने f डैश के साइन पे कमेंट कर लिया, क्योंकि fx ग्रेटर देन ई रेज़ टू पावर 2x है, ई रेज़ टू पावर 2x हमेशा पॉजिटिव होगा, तो f डैश एक्स भी हमेशा पॉजिटिव होगा. f डैश एक्स हमेशा पॉजिटिव होगा तो उसका मतलब क्या है कि fx इंक्रीजिंग होगा. अगर इंक्रीजिंग है तो डिक्रीजिंग नहीं हो सकता,
और ये वाला तो हमने बोल ही दिया कि ये तो उल्टा से ये कि एफ डैश एक्स ग्रेटर देन था 2 इंटू ई रेशो बाय 2x। ठीक है, एक बार मैं फिर याद दिला दूँ, इनइक्वालिटी में हम डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते। ठीक है, इंटीग्रेशन में भी इनडेफिनेट इंटीग्रेशन इज नॉट वैलिड। फिर एक क्वेश्चन और करते हैं, थोड़ा सा और टफ क्वेश्चन। लेट f is going from 0 to 1 to r be a function okay, suppose the function f is twice differentiable ये ठीक है, and f0 is equals to f1 is equals to 0 and satisfies f double dash x minus 2 f dash x plus fx is greater than equals to e raised to power x for all x belonging to 0 to 1। तो ये बेसिकली कॉम्प्रीहेंशन है, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन सेज विच ऑफ द फॉलोइंग्स is true for x lying between 1 and 0। A option is fx lying between 0 and infinity, B option is minus half fx half, C option is minus 1 by 4 less than fx less than 1, D option is माइनस इन्फिनिटी एफ एक्स लेस देन 0। एक तो ये क्वेश्चन हो गया, और फिर इसी के बेसिस पे एक क्वेश्चन और क्या दे रखा है, इफ द फंक्शन e raised to power minus x into fx assumes its minimum value its minimum in the interval 0 to 1 at x is equals to 1 by 4, which of the followings is true। ठीक है, ए ऑप्शन एफ डैश एक्स लेस देन एफ एक्स फॉर एक्स बिलोंगिंग टू 1 by 4 से 3 by 4, बी ऑप्शन एफ डैश एक्स ग्रेटर देन एफ एक्स फॉर एक्स बिलोंगिंग टू 0 to 1 by 4, C option f dash x less than fx for x belonging to 0 to 1 by 4, and D option f dash x less than fx for x lying between 3 by 4 and 1। ये क्वेश्चन हो गया। क्वेश्चन देखो डिफिकल्ट क्यों है, पहले तो देखो थोड़ा सा देखने में डरावना है क्योंकि सेकंड डेरिवेटिव वगैरह इन्वॉल्व कर रखा है। ठीक है, अब देखो अगर हम ध्यान से देखें तो
ठीक है, बिल्कुल हो सकता है कि हम बिल्कुल शुरू में चालू करें तो हमें कुछ क्लिक ना करें, ऐसा दैट इज़ पॉसिबल, दैट इज़ वेरी मच पॉसिबल। बट अगर हम थोड़ा बहुत इससे फिडल करें, थोड़ा इधर उधर खेलें, तो हो सकता है कि मेरे को चमक जाए। और दिस यू शुड बी कीप इन योर माइंड के फंक्शन एडेड विद इट्स डेरिवेटिव लीनियरली शुड गिव यू क्या बोलते हैं, हिंट ऑफ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन या फिर इंटीग्रेटिंग फैक्टर की फील देनी चाहिए। तो देखो इस वाली जो डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसको सोचने का तरीका क्या है? पहला कि एफ डबल डैश लिखा है, ठीक है। अब देखो एफ डैश के लिए तो ये फंक्शन हो गया, एफ डबल डैश के लिए ये फंक्शन हो गया, ठीक है। तो दो से भी मेरे को थोड़ा सा हिंट लग जाना चाहिए कि अच्छा ये जो दो है अगर मैं तोड़ के इधर उधर कर दूं तो ये इसके साथ भी क्लब हो जाएगा, इसके साथ भी क्लब हो जाएगा, और दोनों जगह लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन जैसी चीज बन जाएगी। तो ये हो जाएगा एफ डबल डैश माइनस, हमने इसके साथ एक एफ डैश कर दिया, माइनस इन दोनों को हमने ऐसे लिख दिया एफ डैश माइनस एफ, ठीक है। अगर मैंने ऐसे लिखा तो फिर मेरे को क्लिक करना चाहिए कि यार ये तो सही बात है कि इसी का डेरिवेटिव तो ये लिखा है, तो अगर ये g है तो ये g डैश हो गया, तो ये तो फिर दोबारा वही बन गया, ये तो फिर दोबारा इसका डेरिवेटिव ये हो गया, तो ये अगर g डैश और g के अंदर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बन गया, ठीक है। और -1 अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं, g डैश माइनस g इज ग्रेटर देन इक्वल टू e रेज टू पावर x, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होगा? -1 को हमने इंटीग्रेट किया तो माइनस एक्स आ जाएगा, ई रेज टू पावर माइनस एक्स, वो भी ये सप्लाई कर देगा, चाहे तो दोनों को ई रेज टू पावर माइनस एक्स से मल्टीप्लाई कर लो या इसको इधर ले आओ, दोनों की बात है। तो जी डैश ई रेज टू पावर माइनस एक्स माइनस ई रेज टू पावर एक्स जी ग्रेटर देन इक्वल टू 1। अब ये जो चीज है दिस विल बिकम परफेक्ट डेरिवेटिव ऑफ ई रेज टू पावर माइनस एक्स इंटू जी एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, ठीक है। दैट वुड इम्प्लाई, अब वापस आते हैं, डी डी एक्स ई रेज टू पावर माइनस एक्स इंटू जी एक्स किसको बोला? ये जो खुद एक वही फॉर्म हो गया जिसकी हम बार बार आज बात कर रहे हैं, इट इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, इट इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1। अब ये खुद फंक्शन लीनियरली एडेड विद दिस इट्स डेरिवेटिव, तो ये फिर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की हमें फील देगा। और देखो इस बार और मजे की बात क्या है कि इसका जो लीनियर इसका जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर है वो यही है, तो बाई चांस जो फंक्शन बनाए ये खुद परफेक्ट डेरिवेटिव है, तो दिस इज डी डी एक्स ऑफ एफ एक्स इंटू ई रेज टू पावर माइनस एक्स, मतलब ये y हो गया, -1 को इंटीग्रेट करेंगे ई रेज टू पावर माइनस एक्स आएगा, तो मेरे को इंटीग्रेटिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और इंटीग्रेटिंग फैक्टर ऑलरेडी ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर से हम मल्टीप्लाई क्यों करते हैं? एग्जैक्ट डेरिवेटिव बनाने के लिए, तो ये ऑलरेडी एग्जैक्ट डेरिवेटिव बना हुआ है। तो अगर हम इसको अंदर ले जाएं तो y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, y इज नथिंग बट f, इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज ई रेज टू पावर माइनस एक्स, तो ये आ गया, इट इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1। सो दिस इंप्लाइज डी एक्स टू मतलब सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स इंटू ई रेज टू पावर माइनस एक्स आ गया, ग्रेटर देन इक्वल टू 1। ये तो एक चीज होगी, ठीक है। दूसरा चीज क्या हो गया, अगर हमें क्लिक कर जाए कि हमारे पास देखो एक फॉर्मूला होता है कि अगर f इंटू जी ऑल्टरनेट, f इंटू जी को अगर मेरे को 3 बार डिफरेंशिएट करना है प्रोडक्ट को, तो दैट कैन बी रिटन एज 3c0, पहले को 3 बार डिफरेंशिएट करो, दूसरे को एक बार भी नहीं, फिर 3c1, पहले को 2 बार डिफरेंशिएट करो, दूसरे को एक बार, प्लस 3c2, पहले को एक बार, दूसरे को 2 बार, प्लस 3c3, पहले को एक बार भी नहीं। मतलब ये बाइनोमियल टाइप फॉर्मूला है, बाइनोमियल वाला फॉर्मूला नहीं है, बाइनोमियल टाइप फॉर्मूला है, तो ये वाली चीज आती है, ठीक है। अगर इसी में मैं 4 बार डिफरेंशिएट करूं तो ये 4c0, 4c1, 4c2 ऐसे हो जाएगा। अगर मैं इसको 2 बार डिफरेंशिएट करूं, ठीक है, तो ये ऐसे आ जाएगा 2c0, 2c0 इज नथिंग बट 1, पहला 2 बार, दूसरा एक बार भी नहीं, प्लस 2c1 मतलब ये 2 लिखा है एक एक बार, फिर 2c2 मतलब फिर ये 1 लिखा है, तो ये हो जाएगा f और दूसरा डबल टाइम्स, सो दिस विल बी f डबल डैश जी प्लस ट्वाइस ऑफ f डैश जी डैश प्लस f इंटू जी डबल डैश। तो ये जो है पैटर्न, दिस ऑल्सो आई कैन आइडेंटिफाई इट इज द परफेक्ट डेरिवेटिव
सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ एफ इंटू जी। ठीक है, तो एक तो देखो इसको ध्यान में रखेंगे। दूसरा ऑल्टरनेट मेथड से ये, ठीक है, अब इसको आई कैन रब, इफ यू वांट टू नोट डाउन यू कैन नोट इट डाउन। ये ठीक है, अभी तो हमने ये निकाला था, ये था पहले का क्या बोलते हैं क्रक्स। इस तक हम दूसरे तरीके से कैसे पहुंच सकते हैं कि एफ डबल डैश इंटू ई रेस्ट पर एक्स को लेफ्ट पे ले आए, इंटू ई रेस्ट पर माइनस एक्स माइनस टू ई रेस्ट पर माइनस एक्स इंटू एफ डैश एक्स प्लस ई रेस्ट पर माइनस एक्स इंटू एफ इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू, सॉरी, ई रेस्ट पर माइनस एक्स को धलाएं तो ये 1 हो जाएगा। ये देख के भी मेरे को क्लिक कर सकता है कि यार ये तो वही वाला फॉर्मूला है, लिबनिस फॉर्मूला, कि एक बार एक फंक्शन 2 बार डिफरेंशिएट हुआ, एक बार डिफरेंशिएट हुआ, एक बार भी डिफरेंशिएट नहीं हुआ। साथ वाला जो फंक्शन है ई रेस्ट पर माइनस एक्स, ये एक बार भी डिफरेंशिएट नहीं हुआ, यहाँ पे एक बार डिफरेंशिएट हुआ, और ये जो 2 है वो बेसिकली ये है 2c0, और फिर ये 2 बार डिफरेंशिएट हुआ। तो चेन रूल से ई रेस्ट पर माइनस एक्स को अगर एक बार डिफरेंशिएट किया तो आएगा माइनस ई रेस्ट पर माइनस एक्स, फिर एक बार डिफरेंशिएट किया तो आ जाएगा प्लस ई रेस्ट पर माइनस एक्स, तो वापस इसलिए प्लस हो गया। तो ये तो बेसिकली एक फंक्शन हो गया f, एक फंक्शन हो गया ई रेस्ट पर माइनस एक्स, उसको 2 बार डिफरेंशिएट किया है। तो अगर हमने ये पहचान लिया तो d2 इंटू एफ एक्स इंटू ई रेस्ट पर माइनस एक्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 ऐसे बोल सकते हैं। ठीक है, बस अगर हमने ये पहचान लिया तो हम ऐसे बोल सकते हैं आधा काम हो गया ये। ठीक है, 50% वर्क इज डन। अब तो बस इंटरप्रिटेशन बचता है कि क्वेश्चन में क्या क्या बोला जा रहा है। क्वेश्चन में व्हाट ही इज टॉकिंग अबाउट इज फंक्शन की वैल्यू के इसके बीच में 0 से बड़ा है, 0 से छोटा है, हाफ में, ये सब चीज़ें बात चल रही है। ठीक है, कोई बात नहीं, अभी तो हम यहां तक पहुंचे। ठीक है, अब इन दोनों को, ये तो हमने पहले मेथड से भी निकाला था, ऑल्टरनेट मेथड से भी यहीं तक पहुंचे थे। ठीक है, ये निकालने का 2 मेथड बताया अभी तक मैंने। तो मान लिया ये gx है, ठीक है, मान लिया से, तो दिस विल इंप्लाई g डबल डैश x is greater than equals to 0. That would mean gx is concave, सेकेंड डेरिवेटिव पॉजिटिव होने का मतलब क्या है, कॉनकेव अपवर्ड्स। ठीक है, अब रोल आएगा इन सब चीजों का 0 एंड 1 का। ठीक है, तो जो फंक्शन f की वैल्यू है वो 0 पे 0 है, g की वैल्यू है तो हमने gx को क्या बोला है, एफ एक्स इंटू ई रेस्ट पर माइनस एक्स। इसमें अगर हमने x इज इक्वल टू 0 रखा तो g0 कितना आ जाएगा, f0 इंटू 1, f0 का वैल्यू 0 है। ठीक है, दिस इज गिवन इन द क्वेश्चन, f0 0 है, तो इसलिए ये हो गया 0। फिर हमने इसमें रखा x इज इक्वल टू 1, तो g1 कितना हो जाएगा, f ऑफ 1 इंटू ई रेस्ट पर माइनस 1। अब f1 का वैल्यू फिर इसी लॉजिक से 0 है, तो दिस इज ऑल्सो 0। तो g का जो भी ग्राफ आएगा उसमें ऐसे है कि g का जो ग्राफ आएगा उस पे 0 पे वैल्यू 0 है और 1 पे वैल्यू 0 है, इन दोनों पॉइंट्स पे वैल्यू 0 है। तो ग्राफ को यहां से यहां तक जाना है। ठीक है, f को उसने मतलब ये सब बोल रखा है, f इज ट्वाइस डिफरेंशिएबल। ऑफ कोर्स ट्वाइस डिफरेंशिएबल होगा तभी तो ये यूज कर सकते हैं, वरना ये यूज कैसे कर सकते हैं। g जो है वो f इंटू ई रेस्ट बार माइनस एक्स है, ई रेस्ट बार माइनस एक्स तो इन्फाइनाइट बार डिफरेंशिएट करो, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये फंक्शन भी ट्वाइस डिफरेंशिएबल हो गया। तो अगर कॉनकेव अपवर्ड है, ठीक है, तो यहां से यहां तक जाने में कॉनकेव अपवर्ड ग्राफ कुछ ऐसे बनेगा। ठीक है, ऐसे तो नहीं जा सकता, ऊपर से सीधा सीधा नहीं जा सकता। ठीक है, अगर वो ऐसे गया, ठीक है, अगर वो ऐसे गया तो उसका मतलब क्या हो गया कि फंक्शन की वैल्यू, जो g फंक्शन की वैल्यू है वो 0 और 1 के बीच में लेस देन 0 है। ठीक है, तो यहां से क्या आएगा, gx इज लेस देन 0 फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू 0 to 1। ठीक है, तो gx हमने किसको बोला है, एफ एक्स इंटू ई रेस्ट पर माइनस एक्स को। तो दिस इज लेस देन 0 फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू 0 to 1। ई रेस्ट पर माइनस एक्स से दोनों तरफ डिवाइड कर दिया तो यहां से आ जाएगा एफ एक्स इज लेस देन 0, ये ठीक है, फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू 0 से 1।
तो 0 से 1 के बीच में वैल्यू नेगेटिव है f की, ठीक है। तो यहाँ से fx लेस देन 0, ये तो लेस देन 1 है, ये 0 से बड़ा बोल रहा है, ये 0 से बड़ा इसमें भी आ रहा है, ये भी 0 से बड़ा आ रहा है, तो डी ऑप्शन करेक्ट है क्योंकि इसी में लेस देन 0 आ रहा है फॉर 0 से 1। ठीक है, तो ये हो गया इस क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट। अब आते हैं हम सेकंड पार्ट की तरफ। अच्छा, हमें थोड़ा सा हिंट, वैसे अगर फर्स्ट क्वेश्चन में ये क्लिक ना करे तो हमें थोड़ा सा हिंट सेकंड पार्ट भी दे देगा। ये e⁻⁻x इंटू एफ की बात कर रहा था, ठीक है। तो फर्स्ट पार्ट से वैसे हमें मिला क्या कि e⁻⁻x इंटू एफ का डबल डेरिवेटिव इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, हमें ये मिला, ठीक है। अब इसकी बात आ जाती है। क्वेश्चन 2 में उसने क्या बोला, इफ द फंक्शन assumes its minimum in the interval 0 से 1, ठीक है। उसका मतलब क्या है कि इसी फंक्शन को हमने gx बोला था, तो इसने क्या बोला है, gx has a minima at x is equals to 1/4। तो अगर x is equals to 1/4 पे मिनिमा होगा तो उसका मतलब क्या है कि g डैश 1/4 0 होगा, सही है। ये क्या लिखा हुआ है, g डबल डैश, ये ठीक है, विच इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, ठीक है। अब देखो g डबल डैश अगर 1 से बड़ा है तो ये समझ आता है कि g डैश इंक्रीजिंग होगा, ये ठीक है। 1 से बड़ा है तो आपको 0 से बड़ा है, 0 से बड़ा है तो इंक्रीजिंग हो गया, g डैश इंक्रीजिंग हो गया। और यहां इसने क्या बोला है कि g डैश की वैल्यू 1/4 पे 0 है। तो एक हम बहुत क्रूड ग्राफ बनाते हैं कि 1/4 पे किसका ग्राफ बनाते हैं, y इज इक्वल टू जी डैश एक्स का। तो g डैश एक्स इंक्रीजिंग फंक्शन है, ग्राफ ऊपर जाएगा और 1/4 पे वैल्यू 0 है, तो इस पॉइंट से पास करेगा एंड ग्राफ ऊपर जाएगा। तो इस पॉइंट से पास कराया, ग्राफ ऊपर जा रहा है ऐसे, ठीक है, हंसते खेलते जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, 1/4 ऐसे हो गया। तो इसी ग्राफ से बता सकते हैं कि जो g डैश एक्स है, g डैश एक्स है क्या वैसे, g डैश एक्स इज e⁻⁻x इंटू एफ एक्स का डेरिवेटिव। तो दैट विल बी, f को डिफ्रेंशिएट किया और फिर इसको डिफ्रेंशिएट किया, ये है, ठीक है। तो इसमें भी देख लेते हैं भाई, 0 से 1/4 में, 0 से 1/4 में g डैश इज नेगेटिव, ठीक है, मतलब ये नेगेटिव है। तो f डैश e⁻⁻x इज लेस देन इतना, ठीक है, e⁻⁻x हटा दें तो f डैश x इज लेस देन एफ एक्स इन 0 to 1/4, ठीक है। 1/4 के आगे, क्योंकि इसने डोमेन 0 से 1 ही दे रखा है तो 1 के आगे बात ही नहीं करेंगे। 1/4 से 1 तक पॉजिटिव है तो g डैश इज पॉजिटिव, तो ये सब उल्टा हो जाएगा, मतलब f डैश एक्स ग्रेटर देन एफ एक्स आ जाएगा इन 1/4 to 1, या क्या। अब ऑप्शन पढ़ लेते हैं। पहले में उसने बोला कि 1/4 3/4, तो 1/4 3/4 तो ऐसे ही छोड़ सकते हैं, उसकी तो बात ही नहीं चल रही। अल्टीमेटली बी और सी ऑप्शन बचते हैं। तो बी में उसने क्या बोला कि f डैश एफ से बड़ा है 0 से 1/4 में, f डैश एफ से छोटा है 0 से 1/4 में, ये भी खत्म, ये भी नहीं हो सकता। और सी में क्या बोला कि f डैश एफ से छोटा है 0 से 1/4 में, तो 0 से 1/4 में f डैश एफ से छोटा है, बिंगो, यही आंसर है। तो आंसर हमारा कितना हो गया, सी। सो दैट्स इट, यही आंसर है। सो दिस इज ए वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट फॉर जेई पॉइंट ऑफ व्यू, और एडवांस में खूब क्वेश्चन पूछे जाते हैं इस तरह के। तो इस तरह के इनइक्वालिटी में लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को मिक्स करके जो क्वेश्चन बनाते हैं, ठीक है, आई होप नाउ यू कैन टैकल इट वेरी वेल।